गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल ए चैप्टर 5 कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीआरबीएल में आपको पढ़ा रही हूँ, तो बिना किसी डिले के सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है। सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एंड देन इसके बाद मैं आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगी एंड फिर मैं सेशन को रैप अप कर दूंगी। तो चलिए सेशन को प्रोसीड करते हैं बिना किसी डिले के। आइए कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में जानते हैं। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स को रजिस्टर्ड किया गया है 2 तरीके से। अंडर द स्टेट लॉ कब इसको रजिस्टर किया जाता है? इफ दे वर्क ओनली इन वन स्टेट। अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, तो इसमें कब किया जाता है? इफ दे वर्क इन मोर देन वन स्टेट। एप्लीकेबिलिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इवन दो जो भी आपका कोऑपरेटिव बैंक है वो रजिस्टर्ड है अंडर द स्टेट और सेंट्रल लॉ, स्टिल जो भी बैंकिंग बिजनेस होता है उनका रेगुलेटेड होता है एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 विद सम मॉडिफिकेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, वो सारे बैंकिंग रूल्स को फॉलो करती है जैसे अदर बैंक्स फॉलो करती है, जैसे कि लाइसेंसिंग हो गया, कैपिटल हो गया, अकाउंट हो गया, ऑडिट हो गया, इंस्पेक्शंस हो गया। ठीक है, चलिए लाइसेंसिंग की बात करें तो अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक बन जाती है तो उस केस में उनको आरबीआई से लाइसेंस के लिए, परमिशंस के लिए अप्लाई करना होता है विद इन द 3 मंथ्स। एक बार अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो बैंक कंटिन्यू कर सकती है ऑपरेशंस को अंटिल आरबीआई रिजेक्ट्स द एप्लीकेशंस। ओपनिंग न्यू ब्रांचेस, अगर आप नया ब्रांच ओपन कर रहे हो, चेंज कर रहे हो ब्रांच लोकेशंस को, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई के प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर कोऑपरेटिव बैंक्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है अप्रूवल की, जैसे कि मान लीजिए कोई फेयर हो रहा है, एग्जीबिशन है, कोई मेला लग रहा है 1 महीने के लिए, टेम्प्रोरी आप वहां पर अपना एग्जीबिशन लगा रहे हो, ब्रांचेस लगा रहे हो, तो उसके लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इवन जब सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ओपन करती है या शिफ्ट करती है किसी ब्रांच को विद इन देयर ऑपरेशनल एरिया, तो उसमें भी आरबीआई की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिक्विड एसेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके बारे में बताता है, जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको कुछ पार्ट अपने मनी का इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स रखना होता है, इन द फॉर्म ऑफ कैश, बैलेंस या सिक्योरिटी। मिनिमम कितना है? 25% जो भी उनके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होते हैं उनका मिनिमम 25% रखना होता है। नाउ आरबीआई ने उसको इंक्रीज कर दिया है अप टू 40%। तो कहाँ पे बैलेंसेस रखना होता है? तो अगर कोई स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो बैलेंस आपको किसके साथ रखना होगा? आरबीआई के साथ रखना होगा अंडर सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो तो बैलेंस आपको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ रखना होगा। प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक हो तो बैलेंस आपको सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ रखना होगा। तो ये आपके कुछ नियम होते हैं रिगार्डिंग योर लिक्विड एसेट्स। नाउ रिटर्न टू आरबीआई और नाबार्ड, तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है सबसे पहले जब वो फाइल करते हैं फॉर द रिटर्न अबाउट द लिक्विड एसेट्स, तो वो किसको करेंगे? आरबीआई को, एक्सेप्ट प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के अलावा बाकी जितने भी आपके कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो आरबीआई को, उसकी सेम कॉपी आप किसको प्रोवाइड करते हो? नाबार्ड को करते हो। अकाउंट एंड ऑडिट की बात करें तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं सबसे पहले तो एंड ऑफ जो भी आपका वर्किंग डे होता है ईयर का, उसमें आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लेना है। और ये कौन से फॉर्मेट में होगा? तो 3rd शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से जो फॉर्मेट बताया गया उसके फॉर्मेट में होना चाहिए। आप 3 कॉपी इसका सबमिट करोगे आरबीआई को विद इन द 6 मंथ विथ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और जो भी स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होगी वो सेंड करेगी सेम कॉपी को टू द नाबार्ड। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया होता है। नाउ इंस्पेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसके बारे में बात करता है। तो आरबीआई इंस्पेक्ट करती है कोऑपरेटिव बैंक्स को। फॉर प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से के ऑफिसर से यहाँ पर को बोलती है कि आप कंडक्ट करो इंस्पेक्शंस को। आरबीआई कैन ऑल्सो सेंड, जो भी आपने इंस्पेक्शंस किया है उसकी रिपोर्ट आप सेंड करते हो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को और जो भी रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं उनको। ठीक है, ये आपके इंस्पेक्शंस रिगार्डिंग क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। नाउ इंसर्ट कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? तो रजिस्ट्रेशन विद डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी के बारे में हमने पढ़ा भी था कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 की बात की जा रही है, तो ये भी अप्लाई किया गया है अब कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर। तो एज पर द सेक्शन 13C कोऑपरेटिव बैंक मस्ट रजिस्टर अंडर डीआईसीजीसी। इसका ये मतलब है कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी इंसर्ट किया गया है अप टू 5 लाख पर डिपोजिटर, अभी करंट लिमिट है।
तो कब DICGC कैंसिल कर सकती है कोऑपरेटिव बैंक के रजिस्ट्रेशंस को? तो अगर बैंक प्रोहिबिटेड है फ्रॉम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, या RBI लाइसेंस कैंसिल कर चुका है, या बैंक को बंद करने का ऑर्डर आ चुका है, या सीज कर लिया गया है कोऑपरेटिव बैंक को अंडर द सेक्शन 36A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, या इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नॉन बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, या अमलगेमेशन हो गया है इनका विद अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, या ट्रांसफर कर दिया गया है इनके जो भी डिपॉजिट्स लायबिलिटी है टू सम अदर इंस्टीट्यूशंस, या इनको सीज कर दिया गया है टू बी एलिजिबल फॉर द कोऑपरेटिव बैंक, तो इस केस में आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। वाइंड अप की बात करते हैं, RBI के द्वारा कोऑपरेटिव बैंक्स को कब वाइंड अप किया जाता है? तो अगर यहाँ पर बैंक फेल हो जाती है मिनिमम पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स को मेंटेन करने में, लॉस कर देती है राइट को टू कैरी ऑन द बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज अंडर सेक्शन 22, if it is prohibited from taking new deposits, ठीक है, under section 35 of the banking regulation act or section 42 RBI act, and if it keeps violating the provisions of banking regulation act even after RBI notice, या unable to pay their debts, या if in RBI opinion कोई भी compromise हो रहा है, arrangement हो रहा है, continuation हो रहा है बैंक का is not in the interest of the depositor, तब भी wind up कर दिया जाता है। या RBI फाइंड आउट करती है कि बैंक पे नहीं कर पाएगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द रिटर्न एंड इंस्पेक्शन, तो भी बंद कर दिया जाता है। एंड इफ बैंक रिफ्यूजेस टू ऑनर अ लॉफुल डिमांड फॉर मनी विद इन द 2 वर्किंग डेज और 5 वर्किंग डेज, तो RBI यहाँ पर सर्टिफाई कर देती है रिटर्न में दैट बैंक इज अनेबल टू पे, तो इस केस में RBI इसको वाइंड अप कर दें। चलिए इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन को करते हैं, फिर सेशन को रैप अप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव बैंक आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956, स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, RBI एक्ट 1934 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो कोऑपरेटिव बैंक को रजिस्टर किया गया है अंडर द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक मस्ट अप्लाई फॉर RBI लाइसेंस विद इन 1 month ऑफ स्टार्टिंग ऑपरेशन, विद इन 3 months ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, और विद इन 6 months, या नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो लाइसेंस तो उनको रिक्वायर्ड होता ही है विद इन द 3 months ऑफ बिकमिंग अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स थे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट लगा है तो हमारा एक कोएफ फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइस, आप उसको बाय कर सकते हो। 250 आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, 24/7 रिकॉर्डेड सेशन एक्सेस है, PDF नोट्स मिलेंगे, 50+ आपको कैप टेस्ट मिलेगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अगर नए हैं, तो वहाँ पे आपको हर चीज़ की टाइमली नोटिफिकेशंस, इंपॉर्टेंट जो भी आपके नोटिफिकेशंस होते हैं आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है गाइस, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।